नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा उम्मीद करता हूं कि आज खिचड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे होंगे। खूब पतंग को उड़ाइए, खूब आनंद को लीजिए और इसी तरह जीवन का जबरदस्त तरीके से अपने जीवन को आनंद के रूप में व्यतीत करिए। तो भाई हम सब एक शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखते हैं। आज क्विज की श्रृंखला है। एक हफ्ते में जो आप सबने पढ़ा उन्हें पढ़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में आज आप सब तैयार करेंगे या याद करेंगे। तो चलिए स्टडी 91 परिवार के साथ और अमरेश सर के साथ जुड़ने के लिए आप सबको दिल के अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिले एक शानदार श्रृंखला में और प्रश्नों को करते हैं। आप सब सभी को भैया नमस्कार। सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत बातें होंगी, बातें आपको जो है शानदार तरीके से हम सब करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों के श्रृंखला से सीधे सीधे रूबरू होते हैं। ठीक, तो चलिए शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्र। प्रश्नों को करें और देखें। पहला ही प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पटल पर कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? कोई बताएगा? जो भी, चलिए सभी लोगों का आशा उम्मीद करता हूं कि जवाब सही रहेगा। मुमताज महल ये कौन थी? तो शाहजहां की बेगम थी। शाहजहां की बेगम, शाहजहां की बेगम थी। ये बात भी आप सबको पता है। ये नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां की क्या थी? तो भतीजी, ठीक ना, भतीजी के रूप में आप याद कर सकते हैं। और आसफ खां की पुत्री थी। ठीक, आसफ खां की पुत्री के रूप में आप याद करिए इन्हें। तो ये नूरजहां, इन्हीं के नाम पर ताजमहल का निर्माण किया गया है। ताजमहल, ताजमहल में इनका आपको जो है मकबरा कहाँ है? तो ताजमहल में, आगरा में इनका मकबरा है। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में आपको स्थित है। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये अर्जुमंद बानो बेगम के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी मुमताज महल, इनके कुल 14 संतान हुए और इन 14 में से 7 जीवित थे, 7 के मृत्यु हो गए थे। 14वें संतान के जन्म के प्रसव पीड़ा के समय ही इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? और दिल्ली के जामा मस्जिद में है एक मोती मस्जिद है, ठीक ना। आपको लाल किले में मोती मस्जिद, मोती मस्जिद यदि पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, तब बताइएगा इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा आपको जो है कि मोती मस्जिद का ये कहां है? दिल्ली। लेकिन जब पूछे कि आगरे की मोती मस्जिद किसने बनवाया, आगरे की मोती मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये आप बताइएगा कि ये सभी काम जो हैं ये शाहजहां के द्वारा किया गया। शाहजहां ने इसका भी, शाहजहां ने इसका भी। तो ये बातें आप याद रखिए। एकदम शानदार तरीके से सभी लोग शानदार तरीके से अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आसान है। प्रश्न विगत आप सीरीज में किए हुए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप नहीं किए रहेंगे, जहां मैं देखूंगा कि आपका ज्ञान कितना है, क्या आपने सही दिशा में सही प्रयास किया है अथवा नहीं। ठीक, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ये दिल्ली से आगरा किसके द्वारा राजधानी स्थानांतरित किया गया था? तो यह आगरे से दिल्ली, आगरा की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आप सबको पता है 1504 ईस्वी में।
और राजधानी कब बनी? तो 1506 ईस्वी में इसे राजधानी के रूप में बनाया था। किसने? सिकंदर लोदी के द्वारा ये बनाया गया था, सिकंदर लोदी। और तब से लेकर शाहजहां के समय तक ये आपको आगरा है, आपको जो है कि मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहती है। लेकिन शाहजहां ने आपको दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया और वहीं पे दिल्ली सल्तनत के या मुगलिया सल्तनत के राजधानी के रूप में ले गया। तो ये बातें आप शानदार तरीके से याद कर सकते हैं, अपनी चीजों को जबरदस्त तरीके से करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के लाल किले के निर्माण का श्रेय किस अधिकारी को जाता है? अधिकारी नहीं, किस शासक को जाता है। यहां पे किस शासक लिखना चाहिए, अधिकारी नहीं, ठीक। किस शासक को है, तब बताएगा कि लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा रेड फोर्ट का निर्माण कराया गया है। यह बात आप याद रखिए, ये शाहजहां हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, ठीक। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद आपको किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? ये उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? तब क्या बताएंगे, किसके द्वारा? तब बताइएगा दारा सिकोह के द्वारा। किसके द्वारा? दारा सिकोह के द्वारा ये किया गया था बेटा। और दारा सिकोह ने ये किस नाम से, तब क्या बताएंगे, किस नाम से? तो बताइएगा कि सिर ए अकबर। किसके नाम से? सिर ए अकबर अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था। 52 उपनिषदों का आपको जो है अनुवाद कराया गया, का अनुवाद करवाया। ये बात याद रखिएगा, सिर ए अकबर के नाम से दारा सिकोह ने। ये आपको यहीं पे, ये किसके समय में? तो आपको शाहजहां के समय में। जब पूछे अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना, ठीक ना। विभाग की स्थापना आप में से कितने लोग जानते हैं स्थापना किसने की थी? तब बताइएगा अकबर के द्वारा आपको किया गया था, अकबर द्वारा करवाया गया था, ठीक ना। स्थापना अकबर द्वारा कराया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन था अनुवाद विभाग का? तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में फैजी, ठीक ना, फैजी जो कि अबुल फजल का भाई रहता है ये, और अकबर का नवरत्नों में से एक माना जाता है। यही आपको जो है कि अनुवाद विभाग का अध्यक्ष के रूप में काम करता है। नेक्स्ट चलो, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ये प्रथम मुस्लिम नहीं, प्रथम मुगल शासक। यहां पे मुस्लिम की जगह में मुगल कौन था, मुगल कर लो। प्रथम मुस्लिम आपको जो है कि अल बरूनी था। प्रथम मुस्लिम कौन था? मुस्लिम अल बरूनी था। अल बरूनी के रूप में, अल बरूनी आपको पहला मुसलमान था जिसने आपको जो है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का या संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, ठीक ना। ये प्रथम मुस्लिम था अल बरूनी। किताब उल हिंद नामक किताब उल हिंद की रचना इसके द्वारा आपको की जाती है। ये आपको किसके समय में? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, के साथ भारत आया। ये बात आप याद रखो। जब बच्चे पहला मुगल कौन था? तो वो था दारा सिकोह, जिसने आपको सिर ए अकबर से के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया, ठीक ना। ये आपको जो है कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र ये था। और शाहजहां इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था, ठीक ना। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि इसे किसने दी थी? तो शाहजहां के द्वारा
इसे शाह बुलंद इकबाल के उपाधि दी गई थी। इसे लेन पुल जो है, लेन पुल इसे लघु अकबर कहते हैं। लेन पुल इसे क्या कहते हैं? तो लघु अकबर के रूप में इसे कहते हैं, लघु अकबर कहकर संबोधित किया गया है। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे मज्म उल बहरीन, ठीक ना, मज्म उल बहरीन, उल बहरीन यानी सभी समुद्रों का मिलन के रूप में मजमुल बहरीन का अर्थ होता है सभी धर्मों का मिलन या सभी समुद्र एक साथ मिलते हैं, दो समुद्रों का मिलन, जिसे कहते हैं मज्म उल बहरीन, इसके द्वारा लिखा गया था। तो ये बातें भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी आपको रिवाज सिजदा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सिजदा जो है ये शाहजहां के द्वारा सिजदा नामक आपको जो है प्रथा को समाप्त किया गया था। जबकि नवरोज को किसने त्योहार को समाप्त किया था? तो नवरोज पारसी त्योहार को बंद कर दिया। पारसी त्योहार को समाप्त किसने किया? समाप्त किया ये आपको। और इसके द्वारा एक और काम किया गया था, आपको दीन ए इलाही संबद को बंद कर दिया गया। इसने और क्या किया? तो दीन ए इलाही यानी इलाही संबद को समाप्त कर दिया। और क्या किया? तो हिजरी संबत को प्रारंभ किया, ठीक ना, हिजरी संवत प्रारंभ किया। ये सब बातें याद रखना, ये पढ़ते चलना और देखते चलना, ये महत्वपूर्ण चीजें समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना? तो ये चीजें देखते चलिए। नेक्स्ट, इसने क्या किया था? तो इसने, चलिए जाने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का आपको शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से हिंदी पढ़ाया गया है। हिंदी आप नितिन सर के द्वारा आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा दशा दे सकते हैं। तो अपनी तैयारी अनंत रूप से इसी तरह जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखे होंगे। तो आप सब खूब इसी तरह पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए। हिंदी को जरूर से परचेज करिए। मात्र 999 रुपए में हिंदी की श्रृंखला आपको हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखिए, यूपी टेट की शानदार श्रृंखला आपको। यूपी टेट ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएड और बीटीसी के परीक्षाओं को पास कर चुके हैं, ये उनके लिए है, ठीक ना। और आप शिक्षक भर्ती में यानी शिक्षक बनने के प्रयास में ये आपका जो है कि दूसरा प्रयास कर सकते हैं, चूंकि एडमिशन लेने के बाद ये दूसरा प्रयास और अंतिम प्रयास जो है ये आपको जो है सुपर टेट है। अंतिम प्रयास मास्टर बनने के लिए प्राथमिक में, और सुपर टेट को शानदार तरीके से तैयारी आप जारी रखें। आप अपनी मेहनत को ऐसे ही करते रहिए, ईश्वर आपको उसका परिणाम जरूर देंगे। यारो ये शानदार श्रृंखला, ये हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा आपको ये हिंदी की श्रृंखला दी गई। एसएससी जीडी 699 रुपए में, इसके अलावा मॉक टेस्ट शानदार तरीके से 249 रुपए में आपको ये मॉक टेस्ट उपलब्ध है। तो आप इसे भी जरूर से परचेज करिए और जरूर से पढ़ते रहिए। आइए, इनमें से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल, अभी मैंने बताया कि शाह बुलंद इकबाल अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को दिया था, ठीक ना। दारा शिकोह को इसके द्वारा दिया गया था। दारा शिकोह को बहुत प्यार और आपको जो है सम्मान में देता था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने वो आपको उपहार में दिया था? तो कोहिनूर हीरा मीर जुमला के द्वारा आपको दिया गया था। ये मीर जुमला, ठीक ना, ये दक्कन का सूबेदार हुआ करता था और आपको गोलकुंडा विजय के दौरान शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट के रूप में दिया गया था। इसी कोहिनूर हीरा को शाहजहां ने तख्त ए ताउस में, कोहिनूर हीरा को कहां लगवाया था? लगवाया कहां पे? लगवाया तो आपको जो है मयूर सिंहासन में, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस कहते हैं, तख्त ए
ताउस के रूप में जानते हैं और इसका निर्माण बेबादल खां के द्वारा, बेबादल खां द्वारा बनवाया गया, द्वारा आपको डिजाइन किया गया, ठीक ना, डिजाइन किया गया था, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा आपको जो है कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राज कवि था? यह परीक्षा में पूछा है, ठीक ना, और परीक्षा में पूछा और परीक्षा ने कलीम को माना है बेटा। वैसे काशीराज पंडित जगन्नाथ जो थे, बड़ा अच्छा नाम था उनका, क्या नाम था, ये आयोग जो है कलीम को कह रहा है, ठीक ना। ये कलीम जो थे ये शाहजहां के आपको जो है कि राज कवि के रूप में कलीम को आयोग ने माना है और इसे आप जो है ध्यान से, तो कलीम जो थे इन्हें ये आपको दिया था, ये बातें याद रखिए, ये राजकवि थे। जबकि राजकवि की उपाधि किसे दी थी? उपाधि तब बताइएगा, पंडित जगन्नाथ को जो है अकबर ने राजकवि की उपाधि दी थी। इन्हीं के द्वारा रस गंगाधर लहरी, ठीक ना, ये याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा, गंगाधर के द्वारा रस गंगाधर लहरी लिखा गया था, ठीक। तो चलिए शानदार तरीके से आप याद करते चलो। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आपको 2 बार राज्याभिषेक, एक आपको जो है कि 1658 में आगरा में, ठीक ना, आगरा में, और एक 1659 ईस्वी में दिल्ली में। इन दोनों जगहों पे आपको 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये बात आप याद रखिए, औरंगजेब का। नेक्स्ट आइए, धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मट का युद्ध जो है लड़ा गया। ये आप सामान्य तरीके से याद करते चलिए, देखते चलिए। धर्मट का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध लड़ा गया था, 1658 में, ठीक ना। तो ये याद रखना, 1658। नेक्स्ट, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था। श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लेने वाला कोई और नहीं था, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह था, ठीक ना। ये कौन था? तो दारा का पुत्र सुलेमान शिकोह था, और यहीं पे इसने ही आपको, सुलेमान ने ही आपको शरण लिया था, जहां पे आपको जो है कि दारा के इसे आपको जो है कि श्रीनगर के गढ़वालों के द्वारा इसे जो है कि बंदी बनाकर औरंगजेब के पास भेज दिया जाता है, जहां पे औरंगजेब इसकी भी हत्या करवा देता है, सुलेमान शिकोह की भी। औरंगजेब के किस पुत्र ने विरोध करके राजपूत के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, और इसे आपको अजीत सिंह का समर्थन मिला था, जय सिंह का, और ये कोई और नहीं था, अकबर था, ठीक ना। औरंगजेब का पुत्र अकबर, और इसी के आपको जो है कि मदद करने के कारण औरंगजेब के द्वारा सिखों के गुरु को फांसी भी दे दी गई थी। ये बात भी अकबर जो था, ये आप याद रखिएगा। और अकबर की मदद और किसने की थी जानते हैं? और किसने? तो शिवाजी के पुत्र सांबाजी ने इनकी मदद की थी। सांबाजी द्वारा मदद किया गया, ठीक ना। और इसी कारण सांबाजी को आपको जो है कि फांसी दे दी थी, सांबाजी की हत्या करवा दी, ये याद रखना, ठीक ना। तो ये याद रखना।
हिंदी, अपने हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है और ये जबरदस्त है आप सबके लिए। आप सब इसे जरूर से पढ़िए, अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी इसी दिशा में शानदार प्रयास के जरिए कर रहे होंगे। तो अपनी तैयारी इस शानदार तरीके से करते रहिए। आइए देखते हैं, वीडियो की शानदार बुक है, मात्र 199 रुपए में, प्लस प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में है। फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, आप अपनी तैयारी को सही दिशा और दशा देते रहिए। पेट कंबो की बुक 350 में, पेट की बुक 300 में। आरो यारो ये हिंदी की है, ठीक है ना, आरो यारो हिंदी की है, आप इसे खरीद सकते हैं। लेखपाल की शानदार बुक। और इन सभी किताब को मंगाने के लिए आपको किसी तरह का डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा, ठीक ना। तो आप अपनी डिलीवरी चार्ज को नहीं देंगे, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखेंगे। चलिए, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच ये पुरंदर की संधि किसके बीच? तो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच, शिवाजी के बीच, ठीक ना, शिवाजी के बीच आपको पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में शिवाजी और आपको मिर्जा राजा जय सिंह के बीच। इसी के तहत शिवाजी आपको जो है आगरे के किले में उपस्थित होने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन औरंगजेब के द्वारा गद्दारी किया गया था। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? चूंकि ये आपको जो है पक्का सुन्नी मुसलमान था, पक्का सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, ठीक ना, मुसलमान के रूप में। बाकी सब सिया थे, पता नहीं कैसे सिया और सुन्नी में सब बदल जाते हैं, ये उनका कल्चर होगा कुछ। ये पक्का सुन्नी मुसलमान था और पांचों जुआर, ठीक ना, पांचों जुआर जो था, 5 वक्त, जुआर का मतलब वक्त होता है, 5 वक्त का नमाज अदा करता था, नमाज अदा करता था, ये याद रखिएगा, करता था। साथ ही साथ वीणा बजाने का शौकीन था, वीणा बजाने का शौकीन था, ठीक ना। तो वीणा बजाने का शौकीन था, ये कोई और नहीं, ये औरंगजेब था, याद है, ठीक ना। तो ये सभी लोग याद रखिए। औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों को जीता वो बीजापुर और गोलकुंडा थे। ये आपको जो है औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में 2 बार सूबेदार के रूप में, 2 बार सूबेदार के रूप में कार्य किया गया, सूबेदार के रूप में कार्य किया, ठीक ना, ये याद। और यहीं पर रहकर अपार शक्ति का अर्जन आपको किया जाता है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू मनसबदारों की संख्या थी, तो हिंदू मनसबदारों की टोटल संख्या 33% के आसपास थी और ये औरंगजेब के समय में सबसे अधिक मनसबदार हुआ करते थे। मनसबदार जो थे ये आप याद रखिए 33%। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, तो जजिया आपको जो है इसे समाप्त किसने किया था? समाप्त जो है 1564 में अकबर द्वारा किया गया था, अकबर द्वारा, ठीक ना। और इसे आपको पुनः किसके द्वारा लगाया गया? तो ये याद रखिएगा औरंगजेब द्वारा आपको इसे लगाया गया। 1600 आपको जो है कि 69 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को लगाया था, ठीक। तो याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो मेरुनिसा जो थी ये औरंगजेब की पुत्री थी। ये तीनों औरंगजेब की बहन थी। कौन थी? औरंगजेब की बहन थी ये तीनों। और जहां आरा जो थी ये सबसे बड़ी बहन, सबसे
बड़ी बहन थे, बड़े बहन के रूप में आपको जो है जहां आरा थे, ठीक ना। लेकिन आपको युद्ध में गौहन आरा ने औरंगजेब का पक्ष लिया था, ठीक ना। गौहन आरा ने औरंगजेब का पक्ष लिया था। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जहांगीर के द्वारा दो अस्पा और सिंह अस्पा नामक प्रथा की शुरुआत जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आरओ की समीक्षा अधिकारी की शानदार श्रृंखला हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। तो आइए शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़िए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। मात्र 1999 रुपए में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको जो है कि डेली वीडियो क्लासेस आपको जो है ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। तो शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़िए। मुगलों एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि, ये चित्तौड़ की संधि दो भी लोगों के बीच हुई, राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह, ये अमर सिंह और जहांगीर, ठीक ना, जहांगीर के बीच आपको हुई, ये याद रखिएगा। राणा अमर सिंह कौन थे? तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, राणा प्रताप के पुत्र। और ये कौन थे? तो ये अकबर के पुत्र थे। और इन्हीं दोनों के बीच आपको जो है कि संधि हुई, ये याद रखिएगा। इस संधि के तहत आपको चित्तौड़ पर अधिकार जो है ये किसका हो जाता है? जहांगीर का हो जाता है। लेकिन चित्तौड़ को वापस कर देता है, मरम्मत करने के ध्येय से वापस कर दिया जाता है इसके द्वारा। आगे चलकर यहीं पे आपको देखेंगे कि इसमें ये राणा अमर सिंह समझौते करने में सफल होते हैं कि मेरा मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध कभी भी नहीं होगा। इस बात पे दोनों के बीच समझौता हो जाता है। ब्रिटिश राजपूत के रूप में टॉमस रो भारत कब आया? तो टॉमस रो आपको जो है भारत, इसका आगमन आपको जो है 1615 से 1618 ईस्वी तक ये भारत में रहता है, ठीक ना। और ये आपको जो है कि जहांगीर के समय में आया और आपको जो है अजमेर में इसकी पहली मुलाकात जहांगीर के साथ आपको होती है। तो ये आपको टॉमस रो आया था और भारत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को प्राप्त करने में, व्यापारिक अधिकार के अनुमति लेने में, अधिकार की अनुमति लेने में सफल रहा, ये याद रखिए, ठीक ना। तो ये टॉमस रो है। जहांगीर ने टॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया? तो अजमेर में जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। अजमेर में दोनों की मुलाकात हुई थी, ये याद रखो। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फुतुहात ए जहांगीरी, फुतुहात ए जहांगीरी। और अंतिम रूप से इसका संकलन मोतमीद खां के द्वारा इसको लिखा गया। ये फुतुहात ए जहांगीरी किसने? तो जहांगीर के द्वारा फुतुहात ए जहांगीरी लिखी गई और ये फारसी भाषा में इसे लिखा गया था। नेक्स्ट, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया? अबुल फजल के हत्या किसने की? तो हत्याकर्ता कौन था? हत्याकर्ता कौन था? तो आपको वीर सिंह बुंदेला, ठीक ना, वीर सिंह बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने आपको जो है अबुल फजल के हत्या की थी। किसके इशारे पर? तो जहांगीर के इशारे पर, ठीक ना। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के इशारों पर, जहांगीर के इशारों पर किया था, इशारों पर किया था, ये याद रखिएगा। अबुल फजल ये अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं
और क्या थे, तो ये याद रखिएगा आईने अकबरी, आईने अकबरी, अकबरी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और आपको दीन ए इलाही के प्रधान पुजारी, ठीक ना, दीन ए इलाही के प्रधान पुजारी, प्रधान पुजारी के रूप में हम सब इन्हें याद करते हैं। ये बात भी आप याद करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट, इत्माद दौला का मकबरा, ये आपको जो है कि कह सकते हैं कि आपको ताजमहल का पूर्वगामी, ये क्या था, ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा के रूप में आप इसे याद करते हैं, ठीक ना। सर्वप्रथम सफेद संगमरमर का प्रयोग इसी में हुआ, सर्वप्रथम सफेद संगमरमर और पित्रादुरा शैली में निर्मित था, पित्रादुरा शैली में निर्मित। पित्रादुरा शैली का मतलब होता है बेटा पत्थरों में आपको रत्नों को जड़ने की कला को पित्रादुरा कहते हैं। ये नूरजहां के द्वारा आपको जो है किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर के समय में। ये इत्माद-उद-दौला ये कौन थे, तो मिर्जा गयास बेग। ये इत्माद-उद-दौला किसे कहा गया है, मिर्जा गयास बेग। ये कौन थे, तो ये आप बता दीजिएगा नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग थे पिता। ये आपको याद रखिएगा, इन्हीं का मकबरा आगरे में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। आगरा आपको अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है नई दिल्ली में है। कहां पे है, नई दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का है। और आपको जो है अजमेर में किसका है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, जहां पे आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको इंडियन कांस्टेबल पुलिस, यूपी कांस्टेबल पुलिस के लिए शानदार बैच 1499 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। आप इसे जरूर से परचेज करिए। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था, तो ये हॉकिंस आया था। हॉकिंस कब आया, तो ये 1508 ईस्वी में आपको आया, 1508 में हॉकिंस आया। और इसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी। 400 का मनसबदार बनाया, ठीक ना। इसके अलावा ये आपको जो है हेक्टर नामक जहाज से आया था, किससे, हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पे उतरा था, सूरत बंदरगाह पर आया। ये आप याद रखिएगा, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ एक ड्रैगन जहाज भी था। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, खुर्रम, महावत खां, आसफ खां नहीं किए थे। आसफ खां ये नहीं किया था, ठीक ना। आसफ खां कौन था, तो ये आसफ खां जो था जहांगीर का साला था। ये जहांगीर का साला ये था। और कह सकते हैं कि शाहजहां का ससुर था। और मुमताज महल का बाप, मुमताज का पिता था, ठीक ना। तो ये याद रखिए, ये सभी आसफ खां, ये खुर्रम, महावत खां और आपको जो है खुसरो, ये सभी सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया था, तो सर्वप्रथम विद्रोह आपको ये खुसरो ने किया था।
ये याद रखना, सर्वप्रथम विद्रोह खुसरो द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम विद्रोह खुसरो द्वारा किया गया, ये याद रखना, खुसरो द्वारा आपको किया गया, खुसरो द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपको 1606 ईस्वी में खुसरो ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। अकबर द्वारा फरजंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये मिर्जा राजा मान सिंह को अकबर ने फरजंद के उपाधि प्रदान की थी, ठीक ना। राजकवि की उपाधि किसे दी थी? राजकवि की उपाधि तब क्या बताएंगे? तो बीरबल को, बीरबल को। और जगत गुरु की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? तो विजय हरिसूरी, विजय हरिसूरी, हरिसूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ये सभी बातें भी आप याद करते चलिएगा। फरजंद की उपाधि आपको मिर्जा राजा जय सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट, मुसलमान शासक जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि धारण दी थी। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां गुट का सदस्य जहांगीर स्वयं नहीं था, बाकी ये सभी मिर्जा गयास बेग, जो कि ये आपको नूरजहां के पिता, नूरजहां के पिता थे, याद करते चलना, देखते चलना। पिता आसफ खां कहा थे? तो नूरजहां के भाई, नूरजहां के भाई, भाई था, ठीक ना। और ये खुर्रम कौन था? तो ये खुर्रम शाहजहां, ठीक ना, शाहजहां, जो कि आपको आगे चलकर विद्रोह भी करता है। शाहजहां ये आपको जो है नूरजहां गुट का सदस्य था। नेक्स्ट, ठीक, चलिए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता आकृति की राम सिया देवनागरी लिपि में चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का। कहीं कहीं स्वर्ण सिक्का के रूप में भी ये मिलता है। राम सिया प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो अकबर के द्वारा राम सिया प्रकार के सिक्के चलवाए गए थे। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल किसका प्रतिनिधित्व करता है? यानी माल का तात्पर्य आपको मुगलिया सल्तनत में माल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो माल का अर्थ होता था भू राजस्व, ठीक ना। भू राजस्व जो था यही माल का प्रतिनिधित्व करता था। ये यूजीसी नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा यूजीसी नेट पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपको पीजी फर्स्ट डिवीजन से किया है या 55% मिनिमम मार्क्स के साथ किया है, उनके लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, बटाई क्या था? तो लगान का निर्धारण का एक तरीका जो था यही बटाई था। लगान निर्धारण का एक तरीका बटाई कुति आपको जो है कि माना जाता है। मुगल काल में तांबा का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे के सिक्के को दाम कहते थे, जबकि सल्तनत काल में टका, ये चांदी का सिक्का, सल्तनत काल में आपको क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में क्या कहते थे? तो जीतल, ये जीतल कहा जाता था, ठीक ना। और आपको जो है टका, ये सल्तनत कालीन चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का जो है ये आपको क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था। चलिए नेक्स्ट, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था विद्यमान थे, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। मनसबदारों का योग्यता के आधार पर नहीं भैया, ये वंशानुगत होता था, वंशानुगत था, ठीक ना, योग्यता के आधार पर नहीं था। इसलिए कथन आपको जो है कि ये सही है, परंतु आपको जो है कि आर गलत है, ये बात याद रखिए। इस तरीके से ये आप सही है, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से आप सब आगे बढ़ रहे हैं। वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध निषेध लगाया था, तो तंबाकू पर जहांगीर के द्वारा निषेध
लगाया गया था। किसने? जहांगीर ने तंबाकू पर निषेध लगाया। तंबाकू का प्रयोग भारत में, तंबाकू की खेती आपको भारत में किसने प्रारंभ की थी? तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक ना, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। हुक्का खूब पीते थे सब, हुक्का आज भी पीते हैं बहुत लोग, ठीक ना, तो ये याद रखो। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या कहलाता था? तो मदद ए मास जो था बेटा, इसे हम लोग क्या कहते थे? तो मदद ए मास आपको जो है कि इसे विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व युक्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। और सद्र उल सुदूर के द्वारा यह दिया जाता था। किसके द्वारा? सद्र उल सुदूर, ठीक ना, सुदूर के द्वारा आपको ये भूमि दी जाती थी। तो इसे ही आपको जो है अनुदान भूमि के रूप में मदद ए मास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है बेटा? इनमें 33 वर्ग थे, बिल्कुल अकबर के आईने अकबरी में ये जानकारी मिलती है कि इनमें 33 वर्ग थे। इन्हें मशरूत और सशर्त पद प्राप्त होते थे, बिल्कुल होते थे। सवार तथा जात पद से अधिक हो सकता था? नहीं बेटा, सवार पद कभी भी जात से अधिक नहीं हो सकता था। सबसे ज्यादा जात होते थे तब सवार होता था, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसबदार प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहते थे? तो मुहतसिब आपको जो है कि लोक आचरण के अधिकारी को मुहतसिब के नाम से जाना जाता था। ये नितिन सर के इंडिविजुअल आपको हिंदी है, शानदार तरीके से हिंदी के बादशाह के द्वारा आपको हिंदी पढ़ाई गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो जरूर से परचेज करिए और अपने हिंदी को मजबूत करिए, अपनी पढ़ाई को, तरक्की को इसी दिशा में ले जाइए। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन के दौरान जिलों को किस नाम से जाना जाता था? जिलों को सरकार कहते थे और प्रांतों को सूबा कहते थे। सूबा, ठीक ना, सूबा जो था, सूबा प्रांत होता था। तहसील, ये सूबा किसे कहते थे? तो प्रांत को कहते थे। और आज का तहसील उस समय का परगना, परगना जो था, परगना, इसे तहसील कहते थे। तहसील के रूप में या आप ब्लॉक के रूप में कह सकते हैं, ब्लॉक के रूप में। इसके बाद आपको ग्राम होता था, ठीक ना। ग्राम सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम हुआ करती थे। निम्नलिखित में से मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था किसे? आपको मनुची, यही आपको मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में आपको कौन था? तो मनुची जो था ये चिकित्सक के रूप में काम किया था। तो ये बातें भी याद रखो। राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथों में थे। इसी के द्वारा 10 साला व्यवस्था, 10 साला व्यवस्था की शुरुआत इसी ने आपको की थी। लगभग इसके द्वारा 10 साला व्यवस्था 1575 ईस्वी में 10 साला व्यवस्था की व्यवस्था की थी। ये इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। ये आपको टोडरमल अकबर का नवरत्न था, अकबर का नवरत्न में से एक माना जाता है। और मुगल काल में एकमात्र हिंदू, मुगल काल में एकमात्र हिंदू जो वजीर के पद तक गया, जो वजीर के पद तक गया, ठीक ना, पद तक पहुंचा। ये याद रखिएगा, ये याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आप सब इसी तरह श्रृंखला के साथ शानदार तरीके से जुड़े रहिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी इसी दिशा में जारी रखे होंगे। तो चलिए श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। खूब खिचड़ी खाइए, खूब आनंद मनाइए। यही आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम जबरदस्त तरीके से आज खिचड़ी के पावन पर्व का, जिसे हम सब मकर संक्रांति के रूप में याद करते हैं, आप इसका भरपूर लुत्फ उठाएंगे, खूब पतंग उड़ाएंगे और श्री
हरि का ध्यान जरूर से लगाएंगे। तो जय हरि कृष्णा, राधे राधे, सबको नमस्कार। आप सब इसी तरह मौज करते रहें, मौज लेते रहें और खूब पढ़ाई करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं रात के समय में जागरफी की शानदार क्विज के साथ। तो जरूर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जागरफी की क्लास के क्विज के साथ जरूर से जुड़े और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।